दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मुरारी को देखते ही वो गाय मुरारी की ओर आने लगती है और आवाजें निकालने लगती है। ये तू क्या कर रही है? चल हट, मुझसे दूर होकर खड़ी हो। अरे नहीं नहीं, इसे डांटो मत, कोई बात नहीं। मुरारी को वो गाय बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस गाय को लेने का मन बना लेता है। भाई, मुझे ये गाय तो बहुत पसंद आई, बता कितने में देगा? वाह, क्या सच में आप इसे लेना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अरे ज्यादा नहीं, कोई इसे लेना भी नहीं चाह रहा है और आप इसे लेना चाह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे इसके ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुरारी और पिंटू आपस में बात कर लेते हैं और पैसे की लेन देन होने के बाद मुरारी उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। तू तो बहुत ही प्यारी है, मैं आज से तुझे प्यारी ही बुलाऊंगा। गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। मुरारी के पास एक अस्तबल था। उस अस्तबल में बहुत खूबसूरत घोड़े थे। मुरारी अपने घोड़ों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जल्दी जल्दी इन्हें चारा दे देता हूँ, बेचारे भूखे होंगे। मुरारी उन्हें चारा खिलाकर गांव में घूमने निकल जाता है। राशन खत्म हो गया था, इसलिए वो राशन लेने एक दुकान के पास आता है। वहाँ दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। अरे मैं तो क्या करूँ, तू ही बता, मेरी गाय तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। अरे पिंटू, तू चिंता क्यों करता है? जरूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो तेरी गाय को ले ले। मुरारी उनकी बातें सुन कहता है, जी आप लोग किस गाय की बात कर रहे हैं? अरे भैया जी, मेरे पास एक गाय है, उसी की बात कर रहा हूँ। उसे कहाँ रखूं? क्यों, तुम्हारे घर में जगह नहीं बची है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ हमेशा के लिए और यहाँ की अपनी जमीन और घर बेच रहा हूँ। गाय भी बेचना चाहता हूँ, मगर कोई ले ही नहीं रहा है। मगर ऐसा क्यों? गांव में तो बहुत लोगों को गाय की जरूरत होती है, जरूर कोई ना कोई तुम्हारी गाय भी खरीद लेगा। नहीं भैया जी, मेरी गाय कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मेरी गाय माँ नहीं बन सकती और दूध भी बहुत कम ही देती है। कोई भी ऐसा गाय लेकर क्या करेगा? वो तो पिताजी ने उसे पाला था, इसीलिए मैंने भी इतने दिल से उसे पाल रहा हूँ, मगर अब उसका कोई काम नहीं है। ये सुन मुरारी को बहुत दुख पहुंचता है। वो सोचता है, अरे इसमें उस बेचारी गाय का क्या गलती है? कोई उसे नहीं लेना चाह रहा है तो? यही सोचकर वो पिंटू से कहता है, क्या मैं एक बार तुम्हारी गाय को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, अभी ही चलिए। मुरारी पिंटू के साथ उसकी गाय देखने चला जाता है। मुरारी को देखते ही वो गाय मुरारी की ओर आने लगती है और आवाजें निकालने लगती है। ये तू क्या कर रही है? चल हट, मुझसे दूर होकर खड़ी हो। अरे नहीं नहीं, इसे डांटो मत, कोई बात नहीं। मुरारी को वो गाय बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस गाय को लेने का मन बना लेता है। भाई, मुझे ये गाय तो बहुत पसंद आई, बता कितने में देगा? वाह, क्या सच में आप इसे लेना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे ज्यादा नहीं, कोई इसे लेना भी नहीं चाह रहा है और आप इसे लेना चाह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे इसके ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुरारी और पिंटू आपस में बात कर लेते हैं और पैसे के लेन देन होने के बाद मुरारी उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है।
तू तो बहुत ही प्यारी है। मैं आज से तुझे प्यारी ही बुलाऊंगा। बोल, तुझे पसंद आया ना तेरा नाम? गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है और मुरारी को प्यार करने लगती है। काश तू मुझे पहले मिलती। मुरारी अपने घोड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखता था और अपनी गाय का भी। धीरे धीरे मुरारी को प्यारी से बहुत लगाव हो जाता है। प्यारी, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, खुशियां ही खुशियां हैं। तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जितने लोग मुरारी से मिलने आते, सभी मुरारी का मजाक उड़ाकर चले जाते थे। इसी तरह एक दिन मुरारी का दोस्त चंद्रकांत मुरारी के घर आता है। अरे भाई मुरारी, मुझे लगता है तू बहुत समझदार है, मगर तू तो बिल्कुल नासमझ निकला रे। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मैं नहीं समझा। अरे पागल, तू ऐसी गाय क्यों अपने साथ रखे हुए है जो दूध तक अच्छे से नहीं देती है और ये माँ भी नहीं बन सकती? फिर इसे रखकर क्या करेगा? तेरा कितना समय इसके पीछे चला जाता है। उतने समय में तो तू बहुत काम कर सकता है। ये सुन मुरारी बहुत गुस्सा हो जाता है। चंद्रकांत, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। मुझे लगता था भले ही पूरा गांव मेरे खिलाफ हो, तू हमेशा मेरा साथ देगा, मगर आज तूने भी ऐसी बात कर दी। तुझे दिखता नहीं मैं प्यारी से कितना प्यार करता हूँ, और प्यारी की ओर देख, वो मुझे कितना प्यार करती है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। माना कि वो माँ नहीं बन सकती, माना कि वो दूध नहीं दे सकती, इसका मतलब मैं उसे अकेला छोड़ दूं? अरे अच्छा भाई, ठीक है, तुझे जो भी करना है कर, मैं जा रहा हूँ। तो क्या दोस्त होने के नाते समझा देता हूँ, मगर तुझे तो कुछ समझना ही नहीं है भाई। इतना कहकर चंद्रकांत वहाँ से चला जाता है और मुरारी प्यारी को गले से लगाकर रोने लगता है। कोई भी तुझे समझ नहीं रहा है, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूँ और कभी तुझे खुद से अलग नहीं करूँगा। गांव में एक तांत्रिक आता है और सभी के घरों में घूम घूम कर उन्हें आगे भविष्य के बारे में बताता है। मुरारी के घर के पास आकर कहता है, हाँ बच्चे, बाहर आओ, पूछो क्या पूछना है। मुरारी को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो तांत्रिक को वापस चले जाने को कहता है। ये बच्चे, तो किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? जी, मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे माफ कीजिए, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये सुन तांत्रिक बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तांत्रिक देखता है कि मुरारी गाय की अच्छे से देखभाल कर रहा है और उससे बात भी कर रहा है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। ये सोचकर तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये गाय इस गांव के लिए अभिशाप है। सुनो गांव वालों, अगर ये गाय इस गांव में रही तो किसी का भला नहीं हो पाएगा, सभी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये सुन गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मुरारी से कहते हैं गाय को गांव से बाहर कहीं दूर छोड़ाने के लिए। नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके यहाँ रहने से किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। गांव वाले मुरारी की बात नहीं सुनते और गाय को गांव से बाहर छोड़कर आने की जिद करने लगते हैं। नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैं खुद ही अपनी प्यारी
और अपने घोड़े को लेकर ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। गांव वाले मान जाते हैं। उसी दिन मुरारी अपने घोड़े और अपनी गाय प्यारी को लेकर गांव से निकल जाता है। गांव से बाहर आने के बाद उसे एक भी ऐसा जगह नहीं मिलता है जहां वो रह सके। अब मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊं? कोई भी हमें नहीं रखना चाह रहा है। घूमते घूमते रात हो जाती है। मुरारी थक कर एक और बैठ जाता है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। बिजली भी कड़कने लगती है। तभी आसमान से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। प्यारी उस चमकीले पत्थर को खा जाती है। प्यारी, चल वहाँ चलकर गोबर कर ले, फिर हम वापस से घर ढूंढने चलते हैं। प्यारी गोबर कर लेती है। जैसे ही प्यारी गोबर करके आती है, तभी वहाँ से बहुत चमकीली रोशनी आने लगती है। वहाँ चमकती हुई चीज क्या है? जब मुरारी वहाँ जाता है तो देखता है प्यारी ने जहाँ गोबर किया है वो गोबर सोने के गोबर में बदल गया है। ये देख मुरारी हैरान रह जाता है। ये क्या हो गया? सोने की गोबर? प्यारी, ये देख, तूने सोने की गोबर की है। मुरारी सोने को ले लेता है और उसे बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उससे एक नया घर खरीद लेता है और वहाँ अपने घोड़ों को और प्यारी को रखता है। अगले दिन भी प्यारी सोने का गोबर करती है। ये देख मुरारी खुश हो जाता है। तभी प्यारी कहती है, मुरारी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा है। अब मेरी बारी है तुम्हें वो सब चीज देने का जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्यारी, तुम मेरे लिए हमेशा खास ही रहोगी। तुम मुझे सोना दो या ना दो, तुम तो हमेशा मेरे लिए खास ही हो। इतना कहकर मुरारी प्यारी को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे मुरारी को सब कुछ मिल जाता है और वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। आसपास के गांव में भी मुरारी का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। मुरारी के गांव वालों को जब ये पता चलता है तब सभी हैरान रह जाते हैं और सभी मुरारी से मिलने आने लगते हैं। जिस तांत्रिक ने मुरारी के गाय को अभिशाप कहा था वो भी मुरारी के पास आता है। मुरारी, मुझे माफ कर दो, कृपया थोड़े पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें गांव में जाकर सभी को सच बताना होगा। तांत्रिक मान जाता है और गांव आकर सभी को सच्चाई बताता है। गांव वाले सच्चाई जानकर तांत्रिक की बहुत पिटाई करते हैं और मुरारी से माफी मांगते हैं। मुरारी तांत्रिक को पैसे देकर उसकी मदद कर देता है और इसी तरह वो खुशी खुशी प्यारी और अपने घोड़ों के साथ हमन तो तोड़ना ही होगा। सुमन मौका देखकर उसके घर में आग लगा देती है, जिससे उसका घर ढूंढ ढूंढ करके जलने लगता है। जब राधा को ये दिखता है तो वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर धू धू करके जल रहा है। मैं जरा सा घर से बाहर क्या गई, न जाने ये आग कैसे लग गई। सब कुछ जलकर तबाह हो गया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? पूजा और पवन बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने नसीब को कोस रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक कुकर मिलता है। ये तो मेरी माँ का कुकर है। इसमें माँ मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनती थी। अब बस सासू माँ का आशीर्वाद ही बचा है, इसी से हमें सहारा मिलेगा। मैं बाजार दाल चावल लेने गई थी। ये दाल चावल ही अब हमारे पास बचे हैं। इन्हीं को मिलाकर
मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, कम से कम पेट तो भरेगा, फिर आगे की सोचेंगे क्या करना है। राधा खिचड़ी बनाकर तैयार करती है। तब तक रात हो गई होती है। वहाँ पर एक नौजवान आता है और राधा से कहता है, सुनिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और सारे होटल भी बंद हो चुके हैं। मेरा भूख के मारे बहुत बुरा हाल है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं यहाँ पर नया आया हूँ और किसी को जानता भी नहीं। आपको देखा तो सोचा आपसे ही मदद ले लेता हूँ। हमने तो खिचड़ी बनाई है, अगर आप चाहें तो इसे खा सकते हैं। हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होते हैं। ये लो, आप खिचड़ी खा लो। अशोक जब खिचड़ी खाता है तो उसको वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। वो और खिचड़ी मांगता है। हे भगवान, मैंने तो थोड़ी सी ही खिचड़ी बनाई थी, मेहमान को तो और खिचड़ी चाहिए, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ कुकर में थोड़ी सी खिचड़ी बची हो तो। राधा जैसे ही कुकर में देखती है तो कुकर खिचड़ी से भरा हुआ होता है। उसे बहुत ही अचंभा होता है और वो पवन को सारी बात बताती है। ये मेरी माँ का कुकर है। बुरे वक्त में माँ हमारी सहायता कर रही है। ये कुकर जादुई है। मुझे लगता है कि इसमें कभी खिचड़ी खत्म ही नहीं होगी। माँ के आशीर्वाद से हम इसी से आगे बढ़ेंगे। बुरे वक्त में यही हमारे काम आएगा। पवन का पापड़ का व्यापार था। राधा पापड़ बनाकर रखती थी और पवन उन्हें बेचता था, जिसकी वजह से वे पापड़ वाली राधा के नाम से जानी जाती थी। वो तरह तरह के पापड़ बनाती थी, कभी दाल की, कभी आलू की, कभी सूजी के, तो कभी मैदे के। राधा जी, आपने जो लहसुन के पापड़ बनाए थे वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। मेरी आगरा वाली चाची को वो बहुत पसंद आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बनाए हुए पापड़ अब आगरा में भी पसंद किए जा रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मुझे तो पैकेट वही पापड़ चाहिए। मेरी चाची को वो बहुत पसंद आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे घर पर भिजवा देती हूँ। अजय, सुनते हो? सामने वाले घर में पापड़ पहुँचाने हैं। हाँ, तुम पापड़ बनाती रहो और मैं बेचता रहता हूँ। बस यही काम रह गया है, मुझको और तो कुछ काम है नहीं। तो क्या हुआ? तुम्हें तो बस पापड़ देकर आना होता है। तुम्हें क्या पता पापड़ बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तरह तरह की पापड़ बनाती हूँ मैं, उन्हें मसाले नाप कर डालती हूँ जिससे सभी को वो पापड़ पसंद आए। एक दिन चौल में पानी को लेकर राधा का सुमन से झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से राधा सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर सुमन के मन में ये बदले की आग दहकने लगती है। हम दिन रात ऑफिस में मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना ये खाली पापड़ बेचकर ही कमा लेती है। घर में बैठकर थोड़े पापड़ क्या बना लिए, इसमें तो घमंड आ गया। इसका घमंड तो तोड़ना ही होगा। सुमन मौका देखकर उसके घर में आग लगा देती है, जिससे उसका घर ढूंढ ढूंढ करके जलने लगता है। जब राधा को ये दिखता है तो वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर धू धू करके जल रहा है। बस जरा सा घर से बाहर क्या गई, न जाने ये आग कैसे लग गई। सब कुछ जलकर तबाह हो गया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? पूजा और पवन बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने नसीब को कोस रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक कुकर मिलता है। ये तो मेरी माँ का कुकर है। इसमें माँ मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनती थी। अब बस सासू माँ का आशीर्वाद ही बचा है, इसी से हमें सहारा मिलेगा। मैं बाजार दाल चावल लेने गई थी। ये दाल चावल ही अब हमारे पास बचे हैं। इन्हीं को मिलाकर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, कम से कम पेट तो भरेगा। फिर आगे की सोचेंगे क्या करना है। राधा खिचड़ी बनाकर तैयार करती है। तब तक रात हो गई होती है। वहाँ पर एक नौजवान आता है और राधा से कहता है, सुनिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और सारे होटल भी बंद हो चुके हैं। मेरा भूख के मारे बहुत बुरा हाल है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है?
मैं यहाँ पर नया आया हूँ और किसी को जानता भी नहीं। आपको देखा तो सोचा आपसे ही मदद ले लेता हूँ। हमने तो खिचड़ी बनाई है, अगर आप चाहें तो इसे खा सकते हैं। हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होते हैं। ये लो, आप खिचड़ी खा लो। अशोक जब खिचड़ी खाता है तो उसको वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। वो और खिचड़ी मांगता है। हे भगवान, मैंने तो थोड़ी सी ही खिचड़ी बनाई थी, मेहमान को तो और खिचड़ी चाहिए, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ कुकर में थोड़ी सी खिचड़ी बची हो तो। राधा जैसे ही कुकर में देखती है तो कुकर खिचड़ी से भरा हुआ होता है। उसे बहुत ही अचंभा होता है और वो पवन को सारी बात बताती है। ये मेरी माँ का कुकर है। बुरे वक्त में माँ हमारी सहायता कर रही है। ये कुकर जादुई है। मुझे लगता है कि इसमें कभी खिचड़ी खत्म ही नहीं होगी। माँ के आशीर्वाद से हम इसी से आगे बढ़ेंगे। बुरे वक्त में यही हमारे काम आएगा। पवन और राधा जितनी खिचड़ी उसमें से निकालते, वो कुकर फिर से उतना ही भर जाता। उधर अशोक को उनके हाथ की खिचड़ी इतनी पसंद आती है कि वो उसे बहुत सारे पैसे देकर कहता है, आपके हाथ की खिचड़ी इतनी अच्छी है कि मुझे अपने होटल के लिए स्पेशल डिश मिल गया है। मैं एक होटल का मैनेजर हूँ और अपने होटल के लिए स्पेशल डिश ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिल रही थी। आपके हाथों में तो जादू है। क्या आप मेरे होटल के लिए काम करेंगे? दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, परंतु वो एक होटल में काम करने के साथ साथ अपना एक अलग ठेला भी लगाते हैं जिसमें वो खिचड़ी और पापड़ बेचते हैं। वो खिचड़ी और पापड़ जादुई बन जाते हैं जिससे लोगों की बहुत मदद होती है। गरीब लोगों को वो मुफ्त में खिचड़ी और पापड़ खिलाते, जिससे गरीबों का पेट भरता है और उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है। हमारी ये खिचड़ी पापड़ सासू माँ के आशीर्वाद से जादुई हो गया है। इससे सभी रोग दूर होते हैं। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे वजह से लोग अपनी परेशानी से मुक्त हो रहे हैं। हाँ राधा, इसीलिए तो मैं काम के साथ साथ लोगों की सेवा भी करता रहता हूँ। राधा और पवन उस खिचड़ी पापड़ की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और अमीर भी होते जा रहे थे। ये बात सुमन को पसंद नहीं आ रही थी। वो जब जादुई खिचड़ी पापड़ के बारे में सुनती है तो वो उसे चुराने की सोचती है। एक वक्त में राधा ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। अब मैं बताऊंगी कि बदला क्या होता है। मैं उसकी खिचड़ी पापड़ को चुरा लाऊंगी और जब खिचड़ी पापड़ उसके पास नहीं रहेंगे तो वो लोगों की मदद नहीं कर पाएगी। सुमन रात के अंधेरे में राधा के घर पहुंच जाती है और मौका पाकर घर में घुस जाती है। अच्छा मौका है, राधा और पवन सोए हुए हैं। खिचड़ी और पापड़ रसोई में ही रखे हुए होंगे। मैं अभी वहां से दोनों चीजों को लाकर अपने साथ ले जाती हूँ। सुमन रसोई में जाकर कुकर और पापड़ देखती है। जैसे ही उन्हें हाथ लगाती है तो कुकर फट जाता है और सारी खिचड़ी उसके मुंह पर लग जाती है। वो गर्म खिचड़ी की वजह से चिल्लाने लगती है। तभी राधा वहां आती है। मुझे माफ कर दो राधा, मैं तुम्हारी ये जादुई खिचड़ी और पापड़ चुराने आई थी, पर मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। मुझे बचाओ और यहाँ से जाने दो। मैं आज से इस तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगी। सुमन वहां से भाग जाती है और वहीं दूसरी ओर राधा पवन लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन यापन करते रहते हैं। वो सभी के फेवरेट बन जाते हैं।